इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री R.P. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। कल का विषय था जीवन में हम उन चिंताओं से कैसे ऊपर उठें। वह चिंता हमारे जीवन के आनंद को प्रकट नहीं होने देती है। कुछ वर्ड्स आते हैं, वरी, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। वरी और एंजाइटी में क्या रिलेशनशिप है? क्या दोनों सिनोनिम्स हैं कि दोनों में डिफरेंस है? थोड़ा इस विषय को भी समझना है। कल जब हमने बात करी जीवन में हम कैसे आनंद में रहे, कैसे सुख में रहे, एक बात आपके सामने रखी थी आचार्य कुंद कुंद भगवान की। दुनिया को हम किस नजरिए से देखें, जिन सिचुएशंस को हम फेस करते हैं, और वो हमारे अनुकूल नहीं होती है, चिंता का कारण बनने लगती है, व्यक्ति वैसा रह नहीं पाता जैसा रहना चाहिए, वो प्राप्त नहीं कर पाता जो उसे प्राप्त करना चाहिए। तो जो समाधान उन्होंने दिया था, उपपन्न उदय भोगे वियोग बुद्धि तस्य सो नित्यम कंखामनागदस्य उदयस्य न कुव्वदेनानि। प्राप्त होते हुए भोगों में, मिलने वाली सुख सुविधाओं में जो व्यक्ति वियोग के बुद्धि लेकर के आ जाता है, जो व्यक्ति उसे खोता हुआ देख लेता है, नष्ट होता हुआ देख लेता है, तो उसके मन में आकांक्षाएं, इच्छाएं भविष्य संबंधी होती ही नहीं, क्योंकि चिंता मुख्यतः जो वरी होती है फ्यूचर को लेकर के ही होती है। हमारा भविष्य कैसा रहेगा, जो हम चाह रहे हैं वो मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे हम उसे फुलफिल कर पाएंगे। आपका टारगेट है, अचीव करना है, डेडलाइन मिली है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है, बट नेचुरल है, व्यक्ति चिंता से ग्रसित हो जाता है। तो आचार्य भगवान ये कहते हैं, जो भविष्य में होने वाला है उसे वो वर्तमान में ही जो देख लेता है, उसके मन में किसी प्रकार का ऐसा भाव पैदा ही नहीं होता है, वो हमेशा निर्विकल्प आनंद में रहता है। तो उन्होंने कहा था, संयोग में जो वियोग के क्षण देख लेता है उसे कभी विकल्प नहीं होता। खिलती हुई गुलाब की कली में जो मुरझाए हुए फूल को देख लेता है, उगते हुए सूर्य में जो अस्ताचल की ओर जाते हुए सूर्य को देख लेता है, जीवन के क्षण में इस मृत्यु के क्षण को देख लेता है,
तो बड़ा आनंद में रहता है। कुछ लोगों को प्रश्न उठने लगे, बाद में आकर के हमसे कुछ पूछ रहे थे, महाराज जी जो सॉल्यूशन आप बता रहे हैं वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा ही है। प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे पॉसिबल है? बोले जब व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों से घिरा हुआ है, सामना कर रहा है, तब हम उसे कैसे देख लें? वास्तविकता को तो स्वीकारना ही होगा। जो हो रहा है उससे हम मुख मोड़ करके कुछ और ही अजम्पशंस लेके आने लगे, बड़ी डिफिकल्ट बात है। किसी ने प्रश्न किया था, लेकिन यहां नहीं किया था, बाद में आकर के हमसे किया था। किसका क्वेश्चन था वो? हाँ, क्या क्वेश्चन था? हाँ? बाद में आकर के बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था, प्रश्न बड़ा अच्छा लगा। हमने उनसे कहा वहीं कर लेते तो ज्यादा बेटर रहता। हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैंने पूछा था कि मतलब आपने जो सॉल्यूशन दिया है, हाँ, कि मतलब उसको देख लिया करो, फूल है जैसे मुरझा जाएगा। हाँ, बट 30 साल से जिसमें हम लोग रुझे हैं, हाँ, वो इतनी सरलता से नहीं जाएंगे। तो कुछ ऐसे सॉल्यूशंस, बैटरी आप ही रिचार्ज करा दो कि भूले भी ना, बैटरी हमारी डेड भी ना हो एंड तक। अच्छा, जो सॉल्यूशन वे बता रहे हैं इम्प्रैक्टिकल है वो? चलो आपसे पूछ रहे हैं, पॉसिबल है कि नहीं? हाँ, पॉसिबल है, पॉसिबल है महाराज जी। देन अनुकूलता नहीं होती पर महाराज जी, डिफिकल्ट कभी बहुत कभी। है, बहुत ज्यादा है महाराज जी, बहुत ज्यादा है। हाँ। कितने लोग इससे एग्री हैं? ऑलमोस्ट सभी लोग एग्री हैं कि रियल लाइफ कुछ और होती है और आइडियल कंडीशंस कुछ और होती है। जब आप कोई भी बाइक खरीदते हो ना, तो माइलेज लिख करके आता है 100 किलोमीटर पर लीटर, एक स्टार साइन रहता है स्टार साइन। उसका क्या मतलब होता है? अंडर आइडियल स्टैंडर्ड कंडीशंस। जब स्टैंडर्ड कंडीशन में आप राइड करोगे बाइक को तो माइलेज उतना मिलेगा, क्योंकि वो जो माइलेज शो करते हैं वो एक्चुअल कंडीशन में नहीं शो करते। वहाँ ना रोड होती है, ना ट्रैफिक होता है, ना हिली एरिया होता है, ना गड्ढे होते हैं, कुछ नहीं होता है। वो तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसके अनुसार। लेकिन रियल लाइफ कुछ अलग ही होती है। चलो एक घटना सुनाते हैं, बड़ी अच्छी घटना है। एक व्यक्ति ने हमसे शेयर की, और वो व्यक्ति आप लोगों के बीच का ही है। आईटी प्रोफेशनल ही था और उसकी एज अराउंड 40-45 होगी और अच्छी पोस्ट पर। उसने आकर कहा, बोले महाराज जी मेरे जीवन में एक घटना घटी। मुझे हमेशा ऑफिस में बहुत ज्यादा वर्कलोड रहता था। टारगेट डिसाइड कर दिया जाता था, उस रेंज में, उस टाइम पीरियड में, उस टाइम फ्रेम में प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता। और जो टीम है, टीम मेंबर्स हैं, कई बार ऐसा होता है टीम मेंबर्स प्रॉपरली रिजल्ट दे नहीं पाते। वो जो डेवलपर्स होते हैं, लोअर पोस्ट में होते हैं, उनके पास बहुत सारे एक्सक्यूजेज हो जाते हैं वो, लेकिन सीनियर्स हमसे पूछते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहती है, तो वर्कलोड बड़ा रहता है। और जब घर में लौटता हूं 9-10 बज जाते हैं,
वर्क कल्चर अलग है, ऑफिस का कल्चर अलग है। और जो टेंशन होता फिर मुझे, मेरा सारा टेंशन घर में निकलता, बच्चों पे निकलता, वाइफ पे निकलता, घर के लोग बड़े परेशान। घर में आकर के तो कम से कम हस्बैंड बन करके रहा करो। घर में क्यों मैनेजर बन करके आ जाते हो? आपसे पूछ रहे हैं जो मैनेजर की पोस्ट में है और हायर पोस्ट में है। घर में आप एक ऑर्डिनरी पर्सन बन करके रहते हो कि वहां भी मैनेजर बन करके पहुंच जाते हो? बोले मेरे साथ प्रॉब्लम यही था कि जो मैं ऑफिस में था वही मैं घर में हो जाता था। ऑफिस का कल्चर अलग, घर का कल्चर अलग है। ऑफिस में मेरे नीचे बहुत सारी टीम है, बहुत सारे स्टाफ है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन टेंशन इतना रहता कि अब मैं बदल ही नहीं पाता अपने आप को। नेक्स्ट मीटिंग के बारे में, नेक्स्ट क्लाइंट के बारे में, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में उसी की चिंता लगी रहती है। और 11, 12, 1, 2 बज जाती, नींद नहीं आती है, पूरा सारा फ्रस्ट्रेशन घर के लोगों पर निकलता। तो घर वाले मुझसे बड़े परेशान। जिंदगी अच्छे से जीना सीखो। जब घर में आओ तो घर जैसे रहो, जब ऑफिस में जाओ तो ऑफिस जैसे रहो। आप लोग क्या करते हो? घर में भी ऑफिस लेकर के आ जाते हो। अब तो कल्चर ही वर्क फ्रॉम होम आ गया है। तो घर में ही ऑफिस आ गया है, ऑफिस ही नहीं आ गया, माइंडसेट भी वही कहाँ आ गया। तो हमेशा बड़ी स्थिति खराब रहती थी। मुझे कोई सॉल्यूशन सूझ नहीं रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे सॉर्ट आउट करूं मैटर को। रिलेशनशिप बिगड़ रही थी, संबंध आपस में बिगड़े जा रहे थे। न बच्चों को उनके पिताजी मिल रहे थे, न वाइफ को हस्बैंड मिल पा रहे थे, न पेरेंट्स को उनका बेटा मिल पा रहा था। जो भी उन्हें मिल रहा था एक मैनेजर मिल रहा था। किससे सॉल्यूशन लो? फिर किसी ने सजेस्ट किया, देखो वर्कलोड बहुत है, तुम बहुत ज़्यादा टेंस रहते हो, ऐसा करो किसी साइकोलॉजिस्ट से जाकर के कंसल्ट करो। पर जैसे ही उसने सजेस्ट किया कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊं तो मैं तो हिल गया। मैं पागल हूं क्या? हाँ? कि भाई मैं पागल दिखता हूं क्या? होता है ना आपके साथ। यदि कोई आपको सजेस्ट कर दे कि साइकोलॉजिस्ट जाकर कंसल्ट करो, तो विचार आने लगते हैं तरह तरह के। कुछ सूझा नहीं, समझा नहीं। उस समय तो मैंने जिसने सजेशन दिया था उसे फटकार दिया, लेकिन कुछ दिन बाद मैंने रियलाइज किया शायद वो सही कह रहा था, जाकर के मिलना चाहिए। अकेला जाता है एक साइकोलॉजिस्ट के पास। साइकोलॉजिस्ट उसकी सारी दुविधाएं सुनता है। बोले क्या परेशानी तुम्हारी है? बोले मैं बड़ा टेंशन में रहता हूँ, चिंता मुझे हमेशा सताते रहती है भविष्य को लेकर के, कैसा होगा, कैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। और नाउ डेज आप सभी जानते हैं तलवार लटक ही रही है, लटक रही है। कब ले ऑफ हो जाए कोई पता नहीं। और जिस पोजीशन में मैं पहुंच चुका हूं और जितना मेरा घर का खर्चा है, यदि एकदम से सडनली मैं फायर कर दिया जाए तो फिर मैं कहीं का नहीं रहूंगा। स्थिति बड़ी विकट थी। वो जाता है साइकोलॉजिस्ट के पास, सारी परेशानी अपनी बता देता है। रात के 1-2 बजे तक मुझे नींद नहीं आती, बस अगला प्रोजेक्ट की नजर आता रहता है। टीम मेंबर सपोर्ट करते नहीं हैं, जिस पर भरोसा था उसने स्विच कर दिया दूसरी जगह, वो छोड़ करके चला गया। अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, अब मैं कैसे कंप्लीट करूं। बहुत देर तक वो सुनते रहा, उसकी बातें सुनते रहा। सुनने के बाद उसने कहा, देखो आपकी सारी समस्याएं मैं समझ रहा हूं। फिर एक चिट लिखता है, उसमें कुछ प्रिस्क्रिप्शन लिख करके दे देता है। बोले यदि आप मेरे इस प्रिस्क्रिप्शन को मान लो तो बहुत इजीली आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और जो ये मेडिसिन लेना है 1 वीक ही लेना है। मैं बड़ा खुश, इससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं। 1 वीक कोई बात नहीं। जैसे ही उसने
चिट उसके सामने रखी। उसने पढ़ा, ये क्या लिखा है। साइकोलॉजिस्ट ने उसे सजेस्ट किया था, एवरी सैटरडे सिर्फ तुम्हें हाफ एन आवर निकालना है, और उस हाफ एन आवर में क्या करना है, तुम्हें उस सैटरडे को आधा घंटा कब्रिस्तान में जाकर के बिताना है। क्या सजेशन दिया उसने? उसने पढ़ा, ये क्या सजेशन हुआ भाई, ये कौन सी मेडिसिन से प्रिस्क्राइब कर दी आपने? बोले हर सैटरडे हाफ एन आवर कब्रिस्तान में जाकर के बिताना है। बोले ये क्या? बोले ये भी कोई दवाई हुई? मैं तुमसे अपना प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूं, उसका सॉल्यूशन चाह रहा हूं, और आप मुझे सजेस्ट क्या कर रहे हो? आधा घंटा कब्रिस्तान में। और फिर कब्रिस्तान में जाकर के करना क्या है? बोले जितनी भी कब्र हैं, हाँ, उस कब्र को अच्छे से देखना है। ये कब्र में लिखा रहता है डेट ऑफ बर्थ, लिखा रहती है, बर्थ डेट, और जिस दिन उसका मरण हुआ उसका नाम भी लिखा रहता है। और जाकर के देखना कि इसने जन्म कब लिया और मरा कब, और क्या क्या इसने किया। बोले ये भी तुम्हारा ही जैसा था, ये भी तुम्हारा ही जैसा था, ये भी चला गया, ये भी बड़ा टेंशन में जीता था, लेकिन इसके जाने के बाद भी दुनिया बड़ी अच्छे से चल रही है, वो कंपनी भी बड़ी अच्छे से चल रही है। हाँ, दुनिया भी चल रही है, कंपनी भी चल रही है, और सारी की सारी चीजें एज इट इज, जैसे चलना चाहिए थे वैसे चल रही हैं। वो उस साइकोलॉजिस्ट की बात मान करके चला भी गया। सुनना बड़ा ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा उसने सुनाया, शेयर किया, और जाकर के वो आधा घंटा बिताने लगा शमशान घाट में, कब्रिस्तान में, देखने लगा सब कब्रों को जाकर के। फिर उसको रियलाइजेशन हुआ, बात तो सही कह रहे हैं, मैं कौन सी चिंता में जिए जा रहा हूं। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।